हाय ऑल, दिस अमीन वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला वीडियो सारे एप्लीकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं स्टडी वीज़ा के बारे में बात करूंगा, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड ये इनफैक्ट एक मेजर पॉइंट है जिसके कारण लोग कंसल्टेंट की तरफ भागते हैं, ये सोच के कि ये उनको वीज़ा दिलवा देंगे, उनका कुछ कॉन्टैक्ट हो। इनफैक्ट बहुत सारे कंसल्टेंट्स यही कहते हैं कि हम तो एम्बेसी में लोग को जानते हैं, तो वीज़ा तो आपको हम गारंटी करा देंगे। एंड फिर बहुत सारे बच्चों को नहीं लगता है एंड उसके बाद ये कुछ अपना अपना बहाना बना लेते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। अब ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रैप चल रहा है कंसल्टेंट की तरफ से वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मैं ही बकबक कर रहा हूँ, ये एम्बेसीज भी जानती हैं। एंड रिसेंटली मेरा उनसे बात भी हुआ था, रिसेंटली मतलब कुछ महीने पहले उनके साथ डिस्कशन हुआ था जिसमें हमने इस टॉपिक पर बात किया। पॉइंट ये भी था कि एक कॉमन वीडियो बनाया जाएगा मेरे और उनके बीच में, पर अल्टीमेटली वो वर्कआउट नहीं कर पाया। बट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन की उनके साथ, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये मान लो कि एम्बेसीज को आइडिया है कि बहुत से लोग कंसल्टेंट्स के थ्रू जाते हैं एंड फेक डॉक्यूमेंट्स ये सब सबमिट होती है, जिनको उन्होंने लास्ट ईयर भी एक्शन दिया, इस साल ये प्रोसेस और स्ट्रिक्ट होगा। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप प्रोसेस को ढंग से समझो, ऑनेस्टली डॉक्यूमेंट सबमिट करो एंड बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, तो पहले कुछ बेसिक्स जान जाए। तो इटली पढ़ने के लिए डेफिनेटली आपको स्टडी वीज़ा चाहिए होगा, जो भी बैचलर्स करने के लिए आ रहे हैं, मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी, सिंगल साइकिल डिग्री कुछ भी करने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा लेना होगा जिसको टाइप डी स्टडी वीज़ा कहते हैं। इंडिया के अंदर 4 एम्बेसीज हैं और लेट्स से मेन जो एम्बेसी है वो दिल्ली में है एंड फिर 3 कंसुलेट्स हैं जो बैंगलोर, मुंबई और कोलकाता रीजन को कवर करते हैं। ओके, हर रीजन के अंदर कुछ सिटीज़ आते हैं, दैट मीन्स कोलकाता रीजन के अंदर जैसे बिहार के जो एप्लीकेंट्स हुए, नेपाल के एप्लीकेंट्स हुए, वो सारे लोग कोलकाता रीजन में एप्लीकेशन करते हैं। मुंबई का अपना एक जुरिस्डिक्शन है, दिल्ली का, पंजाब, हरियाणा ये सब जुरिस्डिक्शन है एंड फिर बैंगलोर का अपना एक जुरिस्डिक्शन है, जैसे तेलंगाना हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब बैंगलोर के अंदर आता है। आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, बट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर आप इन रीजन से एप्लीकेंट्स हैं तो आप अपने कंसर्न एम्बेसी की तरफ एप्लीकेशन करेंगे। ओके, अब एप्लीकेशन आप डायरेक्टली एम्बेसी को नहीं कर सकते हो, आपको जो एप्लीकेशन है वो वीएफएस के थ्रू करना होगा, जो एक फैसिलिटेटर आप कह सकते हो या एक कंसल्टेंट है एम्बेसी का, मतलब ऑफिशियल कंसल्टेंट है। तो आप वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेते हो, उनके पोर्टल पे लॉग इन करके फिर अपना सारा एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है एज पर चेकलिस्ट जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो जाके आप वीएफएस को सबमिट करते हो एंड फिर वहां से वो आपका जो है एप्लीकेशन वो फर्दर प्रोसेस करते हैं। एंड इन केस अगर जैसे इंटरव्यू होता है तो वो वीएफएस भी वहाँ कंडक्ट कर सकती है या कभी कभी एम्बेसीज आपको फिर कॉल करती है। अब आपको कौन सी एम्बेसी अप्लाई करना है ये डिपेंड करे कि आपका जो रेसिडेंस स्टेटस है वो कहाँ का है। जैसे मान लो आपका पासपोर्ट में बिहार लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप दिल्ली में पिछले 6 महीने से रह रहे हो, आपका वहाँ एक रेसिडेंस है जिसको आप प्रूव कर सकते हो आप 6 महीने वहाँ पे थे, तो आप दिल्ली एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हो। ऐसी फिर बाकी जगह के लिए भी एप्लीकेबल है। तो पासपोर्ट नहीं डिफाइन करता है, अगर आपके पास प्रूफ है कि आप किसी और स्टेट में रह रहे थे या कहीं और रह रहे थे तो आप फिर उस स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एम्बेसी में भी अप्लाई कर सकते हो। अब लास्ट ईयर जो सबसे इजी जो वीज़ा लेना था वो था कोलकाता एम्बेसी का। वहाँ पे लोग बैंक स्टेटमेंट नहीं सबमिट कर रहे थे या कोई ढंग से डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट नहीं कर रहे थे, उनको वीज़ा मिल रहा था। वहीं पर जो मुंबई एम्बेसी है, दिल्ली एम्बेसी है, बैंगलोर एम्बेसी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था वीज़ा मिलने में, वीज़ा प्रोसेस होने में, बहुत से रिजेक्शन भी हुए हैं। ये सारी एम्बेसीज काफ़ी रिगरस भी है डॉक्यूमेंट चेकिंग में कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, तो बहुत सारा उनका रिगरस प्रोसेस है। इस साल कोलकाता एम्बेसी का क्या प्रोसेस होगा ये मुझे नहीं पता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप चेकलिस्ट को समझें, आप समझिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना है एंड उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन करें। तो नाउ मोर और लेस आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं वीज़ा चेकलिस्ट के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा चेकलिस्ट डिस्कस नहीं करने वाला, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ ही इस वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसके बाद आपके कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे उसके बाद भी अगर आपको डाउट है और ये वाले वीडियो के बाद भी आपको डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा। अगर कुछ चीज़ें मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी कवर कर दिया है तो मैं नॉर्मली फिर उन कमेंट्स को इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप अपना एफर्ट नहीं लगा सकते हैं चीज़ों जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको पढ़ने में और देखने में, तो मैं भी अपने से एफर्ट नहीं लगाऊंगा आपके इस शॉर्टकट प्रोसेस में आपको हेल्प करने में। और एक बात मैं ये हर एक वीडियो में रिपीट नहीं करता हूँ, तो अगर आप मेरे से पर्सनल 1-to-1 बात करना चाहते हैं, चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप
बुक कर सकते हैं मेरे साथ एक कंसल्टेशन। फॉर श्योर एक चार्ज पे है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको यहाँ आसपास भी कहीं दिख रहा होगा। सो उसके थ्रू आप बुक करके, एक बहुत ही नॉमिनल फ़ी है जो आई थिंक आप मेरे टाइम का भी रिस्पेक्ट करेंगे एंड मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दूंगा उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे। उसके लिए आप एंड आप पे करना चाहेंगे तो आप पे करके आप बुक कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैंने ऑलरेडी टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जो बाकी लोगों ने कवर नहीं की हैं। एंड मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से पिछले एक दो साल में जब से मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। तो आप ना यार खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है। एंड प्लीज़ जो फ्री वाला काम है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद है तो करना मत भूलना। सबसे पहला पॉइंट देखो, वीज़ा चेकलिस्ट आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये हर एक वीज़ा चेकलिस्ट आपको VFS के वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें जो 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जो सबसे पहला चीज़ है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। सो आपकी जो भी डिग्री है, जो भी मार्कशीट है, प्लीज़ मेक श्योर करिए कि वो अपोस्टाइल्ड हो, क्योंकि वही आपको डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिक बनाते हैं। ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स ही एम्बेसी को चाहिए। अगर वो किसी लैंग्वेज में अदर देन इंग्लिश या इटालियन, तो प्लीज़ आप उसको ट्रांसलेट कराइए प्रॉपर लैंग्वेज में, वंस इट गेट्स अपोस्टाइल्ड, एंड देन ही उसको सबमिट करिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ आपको DOV या चीमिया सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस चीज़ को मांगती है। अगर मांगती है तो, अगर नहीं मांगती है तो आपको अपने लेटर में लिखना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्टेड नहीं है ये डॉक्यूमेंट। DOV मतलब डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट, या चीमिया सर्टिफिकेट ऑफ कंपेरेबिलिटी देता है, जो ये बताता है कि आपका जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इटालियन स्टैंडर्ड्स, कहाँ आपका जो डिग्री है वो कहाँ स्टैंड करता है, कैसे कंपेयर करता है। एक और लास्ट चीज़ वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको हमेशा पहले प्री इनरोलमेंट करना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर या यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर। वहाँ आप जाके प्री इनरोल करेंगे, जब भी प्री इनरोलमेंट खोलेगा आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, आप प्री इनरोल करेंगे। उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी है वो एक प्री इनरोलमेंट कन्फर्मेशन आपके रिस्पेक्टिव एम्बेसी को देगी, फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले अप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, इनफेक्ट कर भी नहीं सकते हो कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग रहेगा। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक और चीज़ की, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्चुअल डिग्री है वो लेट मिलता है, तो उस केस में आप प्रोविजनल डिग्री भी सबमिट कर सकते हैं। ये एम्बेसी ने लास्ट ईयर इनिशियली निकाला था कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट बाद में उनको समझ में आ गया कि नहीं भाई इंडिया में सिस्टम ही अलग है, तो उन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आपका कवर लेटर। तो कवर लेटर प्लीज़ अच्छे से लिखो, अपने से लिखो, किसी से कॉपी मत कराओ, किसी से लिखवाओ मत। अपना ड्राफ्ट लिखो, किसी से अपना जो कवर लेटर है वो बेटर करा सकते हो, बट ये करो कि भाई आपने किसी को बोला कि भाई मेरे लिए लिख दे, या आपने कहीं से कॉपी कर लिया तो रिजेक्शन ही आएगा। उसके बाद क्या था, क्योंकि मेरे पास चेकलिस्ट खुली हुई है, एंड उसके बाद है ये, हाँ तीसरा चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है, क्योंकि यही 2-3 चीज़ जो मैंने भी डिस्कशन में यही एम्बेसी का आया था, ये 3 चीज़ मोरलेस जो आपका वीज़ा डिसाइड करती है। इंटरव्यू, कवर लेटर, आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एंड लास्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसके ऊपर डाउट है। क्योंकि जो बेस जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट, ये भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिल्ली एम्बेसी का दिख रहा होगा, तो पढ़ते हैं साथ साथ क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ सपोर्ट इन इटली ऑफ नॉट लेस देन 467.65 फॉर ईच मंथ। पहले इसमें लिखा होता फॉर ईच मंथ ऑफ द इंटायर कोर्स ड्यूरेशन, अब इन्होंने सिर्फ इसको ईच मंथ कर दिया है। तो पहला रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग एप्लीकेंट सोर्स ऑफ इनकम इफ फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय अ स्पॉन्सर। मोस्ट ऑफ द केस में आप लोग स्पॉन्सर के थ्रू ही होंगे, आपके पेरेंट्स ही आपको सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट एक चीज़, स्पॉन्सर सिर्फ आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो नीचे भी लिखा हुआ है। If financially supported by a sponsor, the applicant is required to provide sponsorship letter. एक लेटर लिखा होना चाहिए जिसमें वो कंफर्म करे कि I agree to sponsor my son for XYZ education and sponsors ID proof. Okay? तो जो भी आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी होगा, अपने स्पॉन्सर का पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी आप, वह स्पॉन्सर्स का ID प्रूफ दे दोगे। एंड एविडेंस ऑफ स्पॉन्सर्स एम्प्लॉयमेंट बिजनेस एक्टिविटी, तो एक लेटर भी चाहिए जिसमें ये कंफर्म हो कि जो भी आपका स्पॉन्सर है वो कहाँ काम कर रहा है, या कोई बिजनेस है तो किस टाइप का बिजनेस, तो एक बिजनेस का एक ओनरशिप सर्टिफिकेट जो भी होता है वो आपको देना पड़ेगा। स्पॉन्सर्स का ITR फॉर्म ऑफ लास्ट 3 years, सो लास्ट 3 साल की आपको ITR निकालने पर, क्योंकि टैक्स पे करते हैं तो फॉर श्योर वो होगा। एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 months ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द बैंक मैनेजर। ओके, अब इसके वेरिएशंस पे हम आएंगे जो आपको डाउट होते हैं। अगर आप एजुकेशन लोन के थ्रू हैं तो एजुकेशन लोन इट विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ डिपॉजिटेड एंड विजिबल ऑन बैंक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। ये नहीं कि आपके सिर्फ लोन लेटर है, इट शुड ऑल्सो बी डिसबर्स्ड इन योर बैंक।
अब यहाँ पे यही आता है कि अरे मैं कितना पैसा दिखाऊं बैंक अकाउंट में, 6 लाख दिखा दूं चलेगा, 10 लाख दिखा दूं, 15 लाख दिखा दूं, 20 लाख दिखा दूं, क्या दिखा दूं कि मुझे वीज़ा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिक रूल तो ये होता है कि इतना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम दिखाओ। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है क्यों उसके लिए वो आपसे 3 साल का ITR मांग रहे हैं या स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि वो पैसा कैसे आया। जैसे वीज़ा एप्लीकेशन से कुछ दिन पहले आपने कहीं से पैसा ले लिया, अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, ठीक है, और अप्लाई करने टाइम दिखा दिया कि भाई मेरे पास एक्स अमाउंट है बैंक में, तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली उनको क्लैरिटी मिल जाएगी भाई आपका अपना पैसा नहीं है, आपके एम्प्लॉयमेंट से जनरेट नहीं हुआ है, ये कहीं बाहर से पैसा है जिसका कोई सोर्स नहीं, कोई भी ट्रेस नहीं है। तो उस केस में प्रिजेक्शन आ जाता है कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही नहीं है एंड आपको आपके जो भी स्पॉन्सर है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि आपको हम वीज़ा दें, क्योंकि इस टाइप का ट्रांजैक्शन में फंसते हो। एंड इस टाइप का जो इशू है अगर आप कोलकाता में भी करोगे ना तो भी फंसोगे। तो इंपॉर्टेंट ये इसीलिए ऑनेस्टी। अब बहुत सारे केस में ये होता है कि जो भी स्पॉन्सर है उसके पास सारे पैसे ऐसे अकाउंट में नहीं होते, बहुत लोग इन्वेस्टेड होते हैं। तो लेट्स से कि एक केस वाला एप्लीकेंट है जिसके पास अकाउंट में शायद 5-6 लाख रुपए हैं, फादर की रेगुलर इनकम है या मदर की रेगुलर इनकम है, या कंबाइंड एक एक्स अमाउंट ऑफ सम हर महीने अकाउंट में आ रहा है एंड कुछ और 10-15 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं। तो आप ये पूरा मदर का इनकम, फादर का इनकम या सिंगल से फादर का इनकम लेके उनका सैलरी स्लिप लगा के मंथली उनकी सैलरी कितनी आती है और इन्वेस्टमेंट का प्रूफ डाल के आप सबमिट कर सकते हो कि ये मोर और लेस कॉर्पस फंड है हम लोग के पास एंड ये जो भी है इनफ है टू फुलफिल माई चाइल्ड्स 2 ईयर एडुकेशन या 3 ईयर एडुकेशन या जो भी है उसको वो फुलफिल करता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 साल के लिए मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको प्रॉपर 12,000 यूरो अकाउंट में दिखाने हैं, या आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको अपने करेंट अकाउंट में 18,000 यूरो दिखाने। ये ऐसा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एम्बेसी वही चेक करती है कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबल है स्पॉन्सर्स का इनकम। ये नहीं कि एक महीने में 50,000 आ रहे हैं, अगले महीने में 10,000 आ रहे हैं, फिर तीसरे महीने 5,000 आ रहे हैं, फिर दूसरे महीने में 60,000 आ रहे हैं, तो ये एक अनस्टेबल इनकम है। तो इस वाले केस में थोड़ा आपका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा डाउट में चला जाएगा, क्योंकि स्टेबल इनकम नहीं है तो कोई गारंटी नहीं कि आपको ये प्रॉपरली सपोर्ट कर पाएंगे। एंड ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो फॉर श्योर जो लीगल बॉडी वो चेक करेगी भाई ये जो दूसरे देश में मेरे देश में आ रहा है इसके पास सब कुछ फाइनेंशियल मीन्स है कि नहीं मेरे यहाँ सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज पता चले ये कुछ और करने लगेगा, ये पढ़ाई नहीं करेगा, और वीज़ा तो पढ़ाई के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनफैक्ट जर्मनी में तो ब्लॉक अकाउंट करा लेते हैं, या तो फिर भी आपसे ब्लॉक नहीं करवा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ढंग से दिखे। इंपॉर्टेंट ये है अवॉइड करना कि कहीं और से बाहर से पैसा आ रहा है या अनअकाउंटेड इनकम आ रहा है। दैट मीन्स आपकी जो ITR इनकम पे जो एनुअल सैलरी है वो 4 लाख रुपए, लेकिन अपने बैंक स्टेटमेंट दिए तो आपके पिछले 6 महीने में 15 लाख रुपए कहीं से आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए, प्रॉपर दिखाओ। अगर आप फुलफिल नहीं कर सकते हो पैसे तो प्लीज़ एडुकेशन लोन ले लो, एडुकेशन लोन लो, उसको डिस्पर्स कराओ अपने अकाउंट में, तो वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है तो बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड बहुत लोग के केस में ऐसे ही होता है, इस टाइप का डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं या ढंग से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते। जैसे आपको देना है बैंक स्टेटमेंट, आपको आधार कार्ड देना है, आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर देना है, आपको सैलरी स्लिप देनी है, अगर आपने ढंग से नहीं दिया, सब मिक्स विक्स करके दे दिया, तो मैं एज अ बंदा जो आपको जानता भी नहीं हूँ, आपका एप्लीकेशन मेरे पास आएगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स अजीब तरीके से लगे हुए हैं, तो मुझे इस चीज़ को पढ़ने में, स्टडी करने में टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, आपको उठाऊंगा, साइड करूँगा, जिस एप्लीकेंट का सब कुछ क्लियर है उसको मैं पहले आगे बढ़ा दूंगा। अब इसके ऊपर एक और चीज़ होता है कि बहुत लोग के पास ITR नहीं होता है, बहुत लोग के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होता है 6 महीने का। तो इस चीज़ में आपको क्लियर करना है कि क्यों आपके पास नहीं है बैंक स्टेटमेंट, क्यों आपके पास ITR नहीं है। क्योंकि अगर स्टेबल इनकम है, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है तो ITR होना चाहिए। ठीक है, वो वाले केसेस हटा लो जो उनको ITR फाइल नहीं करना पड़ता है, बट उस केस में भी आपको कवर लेटर में स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास ITR नहीं है इस रीज़न से, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है इस रीज़न से। ये बहुत ज़रूरी है। आपने नया बैंक अकाउंट खोला, अभी उसके पहले क्या कर रहे थे, आपके पैसे कहाँ आ रहे थे, कौन से बैंक में आ रहे थे, पैसा आप कैसे दिखाना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं कहूँगा जो कॉन्सेप्ट यही है कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितना है, यही कॉन्सेप्ट है। आई थिंक मैंने आपको बहुत चीज़ बता दिया है। अब इस चीज़ के ऊपर मोर और लेस आपको क्लियर होगा। फिर भी डाउट्स होंगे प्लीज़ लिखना, क्योंकि
मैं हर एक केस तो कवर नहीं कर सकता हूँ क्या क्या किसे क्या होगा, बट मोस्टली जो मैंने केसेस यही देखे कि मोस्टली लोग का इसलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिए, या उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते, या उन्होंने किसी और से पैसा ले लिया कहीं और से, या कंसल्टेंट ये भी करते हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है हम आपको पैसा दे देंगे इसके बदले इतने % ऑफ इंटरेस्ट पे, और फिर जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो हमें पैसे वापस कर दें। तो इस टाइप का बहुत सारा गेम चलता है जो एम्बेसी को भी समझ में आ गया है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो, ऑनेस्ट हो यार, एप्लीकेशन जितना ऑनेस्ट रहोगे उतना ज़्यादा आसान होगा और उतना आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे, उनको जहाँ लगे कि आप झूठ बोल रहे हो रिजेक्ट कर देंगे। और कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें बता दी एंड दैट्स ऑल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। आगे मुझे नहीं पता मैं क्या कवर करूँगा क्योंकि मोस्टली स्टडी नीट के ऊपर मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए, बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं एंड लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता है इंपॉर्टेंट स्टफ जानने में, बस होता है कि बस कोई मुझे शॉर्टकट बता दे और मुझे वीज़ा मिल जाए और एडमिशन मिल जाए। तो वो भाई मेरे बस का अब तो बात नहीं है। मुझे नहीं पता यार मैं आगे क्या बनाऊँगा क्या नहीं बनाऊँगा, कुछ होगा तो सजेशन देना कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।